बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपने देश के चौकीदार की नींद हराम कर रखी है। मोदी जी बेचारे कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हैं, कभी कहीं फिक्की में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, मतलब उनको चैन नहीं है। आपने इतना बेचैन उनको कर रखा है। और मुझे एक कहानी वो याद आती है कि किसी जंगल में एक बंदर को जो है नेता बना दिया गया, जिता गया राजा। अब एक समस्या सामने आ गई, तो कहे भाई राजा महाराज जरा चलो, आप नेता हो, आप हमारे जरा चलो। तो नेताजी पहुंच गए वहां पे। अब नेताजी कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इधर नीचे, कभी उधर ऊपर उछल कूद मचाते रहे, लेकिन जहां समस्या है वहां नहीं आ रहे। ठीक इसी तरह से मोदी जी कभी गुजरात में, कभी कहीं, अरे समस्या तो यहाँ है, किसान तो यहाँ है, सिंघू बॉर्डर आओ, आप टिकरी बॉर्डर आओ, यहां समस्या का हल होगा। लेकिन मोदी जी में हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत होती तो आंख में आंख डालकर बात करते, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं उन्होंने। जितनी भी उनकी बातें चल रही हैं, जिस भी मंच से वो बोल रहे हैं, या जितना भी वो प्रचार कर रहे हैं, कागज छाप रहे हैं, उनके जो कृषि मंत्री हैं वो भी जितने कागज छाप रहे हैं, एक 8 पेज की चिट्ठी किसानों को भेजी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है मैंने। मतलब सारी बातें हैं उसमें, लेकिन किसानों की असली समस्या का एक शब्द भी उसमें नहीं है, एक शब्द भी। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं उनसे, प्रधानमंत्री जी, आपके कृषि मंत्री, आपकी पार्टी के चाणक्य और जितने भी आपके आरएसएस के सब लोग हैं, आप जो कानून है उस कानून पर बात करो। आप ये नहीं कि कानून अच्छा है, इतना अच्छा है, ये हो जाएगा, हमने किसानों की भलाई के लिए ये किया, वो किया। बस सिंपल 4 धाराएं हैं, कुल जो 3 कानून पास किए हैं वो 22 पेज के कानून है, कुल 24 पेज के, बस 2 पेज का इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसमें केवल एक सेक्शन में संशोधन करके सब खत्म कर दिया। और बाकी जो दोनों हैं वो एक 11 पेज का है, जिसमें 25 धाराएं हैं, और एक 20 दूसरा भी 11 पेज का है, जिसमें 20 धाराएं हैं। जो एग्रीमेंट वाला है, एग्रीमेंट वाला जो कानून है, उसकी धारा 3 से लेके और 6 तक का जवाब दे दो, इन किसानों को बता दो। और अभी हमारे साथी बोल रहे थे, आपकी जो संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी में छपाओ, अलग अलग जो भाषा है उनमें छपाओ, केवल इन 4 धाराओं के विषय में, बहुत ज्यादा नहीं, इन 4 धाराओं के विषय में इनका अर्थ आप पूरे देश को बता दो, बाकी कागज काले करने की आपको जरूरत नहीं है। पर मैं जानता हूं न तो हिम्मत है और न ही तुम्हारी औकात है कि तुम ऐसा कर सको। यही है सबसे बड़ी दिक्कत। जो धारा 3 है एग्रीमेंट की, आप सब लोगों ने जिन्होंने पढ़ी होगी, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, केवल उससे किसान बर्बाद नहीं होगा, अकेली एक धारा इस पूरे देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। अकेला किसान उससे बर्बाद नहीं होगा, इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब और इस देश का छोटा व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यह है हकीकत उसकी। जो उस एग्रीमेंट वाले में जो धारा 2 है, जिसमें कहा गया है कि किसान का और व्यापारी का एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट किस तरह से होगा, उसमें किस कीमत पर फसल खरीदी जाएगी, फसल का जो ग्रेड है वो क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी,
और फसल का स्टैंडर्ड क्या होगा। साथ में जो किसान को सर्विस प्रोवाइड करी जाएंगी, यानी कि उसको बीज, खाद, खेती से जुड़ी हुई टेक्निक, उससे जुड़े हुए यंत्र, वो जो सारे के सारे उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये जितने भी यंत्र, बीज, खाद, जो आपके पेस्टिसाइड हैं, इनको जो देता है, इनका व्यापार करता है, वो छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी। और जब आपके साथ एग्रीमेंट करने वाला जो पूंजीपति है वही ये सब कर देगा, तो व्यापारी कहां जाएगा? व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन कोई भी इस बात को समझने और समझाने को तैयार नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मैं यहाँ एक चीज और थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, मैं एडवोकेट हूं, लेकिन किसानों का एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, उसमें भी मेरे नाम राशि भानु प्रताप सिंह जी है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। साथियों, मेरा इस देश की अदालतों में विश्वास नहीं है। मैं जानता हूं अगर इस देश की अदालतें सही होती, इस देश की अदालतें न्याय करती, तो आज आपको और हमें सड़क पे नहीं आना होता। देश की हालत इसलिए बदतर है कि देश की अदालतें न्याय करना भूल गई। कोई न्याय अदालतों में नहीं होता। और अब जो 2 दिन पहले ये सब कुछ हुआ है, जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, आपने देखा होगा 2-3 चीजें बहुत अच्छी उसमें हुई। कोर्ट ने कह दिया किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, हम उन्हें नहीं हटा सकते। क्यों कहा? क्योंकि कोर्ट की लगातार बेइज्जती हो रही है, कोर्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट अपनी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन कोर्ट सरकार से डर भी इतना रही है कि सरकार के खिलाफ कुछ करने को भी तैयार नहीं। ये स्थिति है। सो ये जो अदालतें हैं, ये सही होती तो ये हालत हमारे नहीं होते। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, आप इसको समझेंगे साथियों। लॉकडाउन सरकार ने किया। कायदे में तो सरकार को कोरोना में जो लॉकडाउन किया था, उस समय केवल 500 ही कोरोना के मामले थे, केवल 500। लॉकडाउन करने से पहले सरकार को समय देना चाहिए था कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, क्योंकि उसके बाद देश पूरी तरह से बंद हो जाएगा। समय देना चाहिए था, समय दिया नहीं। और उसके लिए व्यवस्था भी करनी चाहिए थी रेल की, बसों की, ताकि लोग अपने घरों तक पहुंच जाएं। कुछ भी नहीं किया सरकार ने। और जैसे मोदी जी करते हैं, क्योंकि मोदी जी का अहंकार, मोदी जी की ईगो इतनी ज्यादा है कि उसके सामने वो आदमी को आदमी नहीं समझते। ये स्थिति है। तो सरकार ने लॉकडाउन कर दिया और उसके बाद 1 महीने बाद जब थोड़ा सा खोला और मजदूर अपने घर जाना शुरू हुआ, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मजदूर सड़क पर मरा, रेल से कट के मरा, एक्सीडेंट में मरा। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी पिटीशन डाली गई सबको खारिज कर दिया। और जब देश की कई हाई कोर्टों ने जो मजदूर हैं उनके फेवर में फैसले दिए, आदेश दिए, तब जाके 62 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट द्वारा चिट्ठी लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी। और जब तक सारे मजदूर अपने घर पहुंच चुके थे। इसका मतलब साफ है कि अदालतों को देश की जनता से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो उन्हें दिखता नहीं है कि क्या हाल हो रहा है, लोग किस तरह से मारे मारे हैं, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है। ये स्थिति हो गई है। करोड़ों लोग बेरोजगार, मोदी जी की वजह से 35 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हो गए हैं। दिखाई नहीं देता क्या सरकार को? और अब स्थिति क्या आ रही है? आपकी ताकत के सामने, बहुत सही कहा पहले साथियों ने, आपकी ताकत के सामने मोदी सरकार के घुटने बस टूटने ही वाले हैं। यहां तक स्थिति पहुंच चुकी है। इसलिए अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि मोदी जी की इज्जत का सवाल है। बीजेपी के 2 नेता, अभी ग्वालियर में कृषि मंत्री ने जो मीटिंग की उसमें कहा
कि अगर मोदी जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो हम वो नहीं होने देंगे। सुनना इस बात को, मोदी जी की छवि, यानी लोग मर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमारे 20 से 25 से ज्यादा साथी शहीद हो चुके हैं, इससे कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, मोदी जी की छवि से दिक्कत है। यही बताऊंगा कि असली दिक्कत क्या है। मोदी जी की छवि खराब करेंगे, हम वो होने नहीं देंगे। दूसरा, एक इनके बीजेपी के आरएसएस के नेता है, उनका कहना यह है कि सरकार पीछे नहीं हटेगी क्योंकि ये मोदी जी की इज्जत का सवाल है। इज्जत, छवि, इसका मतलब यह है कि एक अहंकारी व्यक्ति की छवि, अहंकारी व्यक्ति का जो सारा माहौल इन्होंने बनाया है कि यही सब कुछ है, मोदी जी जो कर दे वो सही है, उस पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। उसकी छवि, उसकी इज्जत देश की 135 करोड़ जनता से ज्यादा बड़ी हो रही है। ये अहंकार है उसका, और इसी के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन अंदर से सरकार की हालत इतनी बुरी है कि जो सोच नहीं सकते हैं लोग। इसलिए मेरा आपको फिर से नमन कि आप लोगों ने जो फैसला किया और आप लोगों ने इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, उसने सरकार के छक्के छुड़ा रखे हैं। ये सरकार की हालत है। और एक चीज साथियों, ये सही बात है कि आंदोलन का नेतृत्व आप कर रहे हैं, यानी पंजाब और हरियाणा, लेकिन पूरा देश आपके साथ में है। ऐसा नहीं है कि और लोग आपके साथ में नहीं है, पूरा देश पूरी ताकत के साथ में आपके साथ में है। सरकार को यह पता है, इसलिए सरकार जो बातें कर रही है, काम की कोई बात नहीं है। कानून की बात करो ना, जो कानून तुमने बनाया उस पर चर्चा करो, उस पर बात करो, तब पता लगेगी ना आपने कि आपने क्या किया है। इसलिए मैं आपको, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, साथी खड़े हैं, मुझे आवाज ही लगने वाली है कि मैं अपनी बात बंद करूं। आगे फिर कभी मौका मिलेगा कहूंगा। बातें तो बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन एक बात जरूर 2 मिनट में आपसे कहना चाहूंगा। मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से, इस देश में समस्या केवल कानून नहीं, कानून तो कितने ही बनते हैं, लेकिन सरकार जिनको लागू करना चाहे लागू वही होते हैं। अगर आने वाले 100 साल तक इस देश में आप एक भी कानून मत बनाइए, लेकिन जो कानून है ईमानदारी से आप उन्हें लागू कर दीजिए, इस देश की पूरी सूरत ही बदल जाएगी। ये देश दुनिया में बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन बेईमान सरकारें, उनकी नीयत खराब है तो अच्छे कानूनों को लागू नहीं करती। ये जो सरकार है, कानून दिक्कत इसलिए नहीं है कि लागू करने वाले, बनाने वाले कौन हैं। इन सब कानूनों को बनाने वाले और इनको लागू करने और न लागू करने वाले कौन हैं? वो है सरकार। और आज की तारीख में पिछले 7 साल से देश में कौन सी सरकार है? वो है एक अहंकारी व्यक्ति, मोदी की सरकार। तो सबसे बड़ी समस्या है मोदी, सबसे बड़ी इस देश की समस्या है भाजपा, और सबसे बड़ी इस देश की समस्या है आरएसएस। जब तक इनको उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, आपकी हमारी समस्याएं किसी न किसी रूप में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बनी रहेंगी। कभी इस रास्ते से, कभी उस रास्ते से, ये बरकरार चूकी तू रहेंगी। इसलिए समस्या जो है वो है समस्या मोदी, आरएसएस और भाजपा। और इनको आपकी परवाह किस लिए नहीं है? क्योंकि इनको आपकी वोट नहीं चाहिए, देश के लोगों की वोट इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास वोट लूटने के लिए एक मशीन है जिसे आप और हम ईवीएम के नाम से जानते हैं। मैंने पहले ही, जिस दिन पहली बार मुझे यहां मौका मिला, मैंने कहा था इस आंदोलन में ईवीएम को शामिल कीजिए। आप ईवीएम को शामिल करके ये आंदोलन बहुत बड़ा आपका हो जाएगा, क्योंकि ईवीएम जब तक है तब तक आपकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार बनाने के लिए, केंद्र सरकार के लिए उनके पास सारे हथकंडे हैं और वो मशीन है, तो आपकी वोटों का कोई मतलब नहीं है। सरकार वही डरती है, पार्टी वही डरती है लोगों से जिसे उनकी वोट चाहिए, लेकिन इन्हें वोट की जरूरत नहीं। इस बात को गहराई से समझो। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैंने इस पर जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया है। 30 मई 2019 को
जिस दिन इस सरकार ने दोबारा शपथ ली थी, हमने जंतर मंतर से लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। आज भी लगातार पूरे देश में वो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि ईवीएम, जिसको पहले बीजेपी ही जिसका विरोध करती थी, बीजेपी के एक नेता ने, एक एमपी ने, जीवीएल नरसिम्हा ने 246 पेज की किताब ईवीएम को खत्म करने के लिए छापी थी। वही बीजेपी आज ईवीएम के पक्ष में है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली, लेकिन वही सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में एमपी बने हुए हैं और बीजेपी उसके ईवीएम के पक्ष में है। और उसको बचाने के लिए वीवीपैट मशीन भी ला दी गई। आपको ध्यान है, अभी बिहार में चुनाव हुए हैं, ईवीएम मशीन का क्या घपला है, इस तरह से आप समझो। बिहार में एक लखीसराय जिला है, वहां पे जब गिनती हो रही थी, ईवीएम के मशीन से जब गिनती होनी थी, मशीन खराब निकली, तो उसकी जगह उसकी वीवीपैट की जो मशीन थी उसको लाया गया। और आप जानेंगे 265 वोटों में से एक भी पर्ची वीवीपैट मशीन में नहीं निकली। ठीक इसी तरह से जब 2019 का एमपी का चुनाव हुआ, तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी, उनसे ज्यादा वोटें 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज्यादा निकली। तो ये बताए कि निकली कहां से? इलेक्शन कमीशन ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने इसका भी जवाब नहीं दिया कि जो वीवीपैट की पर्चियां थी उनकी गिनतियां ही बता दो। आज तक उसका जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए, लेकिन आपकी नीयत खराब है। और इलेक्शन कमीशन क्या, सीबीआई क्या, सीबीसी क्या, सीएजी क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या, सारे के सारे डिपार्टमेंट सरकार के गुलाम बने हुए हैं। यहां तक कि अदालतें भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही कि सरकार के खिलाफ कोई काम कर सके। ये स्थिति है यहां पर। इसलिए साथियों, मेरा मानना यह है, इस आंदोलन में ये मुद्दे भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि हम लड़ाई बेशक जीत जाएं, कल यही जीत के बैठे रहेंगे सर पे, और फिर उसका ये होगा नतीजा कि किसी न किसी तरीके से ये सारे वही काम करेंगे जो देश को बर्बादी के लिए। क्यों करेंगे, इसको समझने की जरूरत है। जिस देश का प्रधानमंत्री वो उद्योगपति की चौखट पर गुलामी करता हो, इससे ज्यादा भयानक स्थिति देश की और क्या हो सकती है? यह है हमारी स्थिति। इसलिए यह समझना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने गुलामी करने का जो बीड़ा उठा लिया है, उसके लिए उनके बस हम दो और हमारे दो, यानी कि मोदी जी और अमित शाह और उनके दो अंबानी और अडानी, बस यही है, बाकी देश की जनता नहीं है। इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, ईवीएम का मुद्दा बता दिया। अब जो हमें करना है, अंबानी का, अडानी का और लाला रामदेव का, इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी उत्पादन हैं, इनके जो भी सब कुछ, सबका हमें पूरी तरह से बहिष्कार करना है। आपने अंबानी की चीख सुनी होगी, सुनी नहीं? TRAI में गया है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें जाके अंबानी ने एप्लीकेशन डाली है कि भैया ये वोडाफोन वाले और एयरटेल वाले हमारा जो जियो का सिम है उसको पोर्ट करा रहे हैं। अबे उनसे क्या करा, तो हमें आके बताना, हम करवा रहे हैं, हम बोले उसके विरोध में कि इसका बहिष्कार करना है। तो चीख आपको सुनाई देने लगी, और ये चीख आपको जो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री के 8 पेज के लेटर में, उस चिट्ठी में भी इस चीख की गूंज आपको सुनाई देगी, जब वो कहते हैं वोकल से लोकल। इसलिए हमें इनका पूरा बहिष्कार करना। अडानी का फॉर्चून, तेल, आटा, चावल, जो भी कुछ है, अंबानी का, रिलायंस का पेट्रोल, डीजल, रिलायंस का ये जो जियो है और जितने भी सामान है, इनके डिजिटल, उसके जो 8,784 डिजिटल स्टोर है, सबका बहिष्कार, पूरी तरह से बहिष्कार। यही एक हमारे पास हथियार है जो इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, सुना। बहुत बहुत जो ये किसान मजदूर संघर्ष समिति है, बहुत बहुत शुक्रिया।